नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे तमाम खबरों पर क्या है हमारे संवाददाताओं का मत अपने खास सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। पराली की मार से दिल्ली एक बार फिर से बेहाल रही है पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से, और अब निर्णय लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि फिर से लागू होगा ऑड इवन। आखिर पराली जलाने का क्या कुछ संबंध है इससे, इस पर बात करेंगे। और क्यों राजनीति की जा रही है इस भ्रष्टाचार के खेल की भी बात करेंगे। गठबंधन में जातिगत जनगणना पर अपने अपने दावे हैं, क्या कुछ है इन दावों के मायने और क्या है इनके सियासी मतलब, इस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे कर्नाटक की राजनीति की, जहां पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट ने जो सिद्धारमैया के विपक्षी हैं उनकी टेंशन बढ़ा दी है। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है, इसका एजेंडा भी समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी का आखिर क्या है आरोप पत्र, आखिर क्या है बीजेपी के सवाल। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए मतदान कल। चुनाव आयोग ने किए वोटिंग के लिए व्यापक प्रबंध। राजस्थान में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनावी रण के लिए प्रचार जारी। जेपी नड्डा जशपुर और रायगढ़ में करेंगे चुनावी रैली। मध्य प्रदेश के मुंगावली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा। प्रियंका गांधी धार और इंदौर में संभाल रही हैं कांग्रेस की कमान। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश में नए कानून के मसौदे पर संसदीय समिति की बैठक आज। संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है यह विधेयक। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में बने रहने के कारण हालात खराब। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों की बुलाई बैठक। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत रही हंगामेदार। नीतीश कुमार सरकार नहीं पेश कर सकी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। कल गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का लगाया था आरोप। उधर अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। यूपीए में भी होता था विपक्ष को डराने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में बवाल। सिद्धारमैया ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी करने का बनाया मन। विरोधियों को राजनीतिक हैसियत दिखाने की सिद्धारमैया की पहल। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की प्रदूषण की बात, जहां कहा जा रहा है कि पराली की मार से दिल्ली धुआं धुआं हो गई है और दम घुट रहा है दिल्ली वासियों का। दिल्ली में अब फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होगा। राजधानी दिल्ली सहित पूरा एनसीआर दमघोंटू हवा में हाँफ रहा है। आज सुबह प्रदूषण का स्तर तय मानकों से 7 से 8 गुना अधिक रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI सुबह 9 बजे 437 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली सरकार ने रविवार को आदेश दिया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण शहर के सभी प्राथमिक विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे और 11वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे, जो 6 से 11 तक के। इस गंभीर संकट को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि दीपावली के बाद 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में प्राथमिक योगदानकर्ता पराली जलाना है। उत्तरी राज्यों में पंजाब चिंता का कारण बना हुआ है। इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने के 17,403 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 13,617 यानी लगभग 78% पिछले
8 दिनों में हुए हैं। अकेले रविवार को पंजाब में खेतों में आग लगने की रिकॉर्ड 3,230 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा में 109 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री के जिले संगरूर से ही हैं। अमृतसर को छोड़कर राज्य के सभी प्रमुख शहरों का AQI खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिल्ली में आने वाले समय में जो तेज हवाएं चलेंगी और उसकी वजह से इस जो प्रदूषण है इससे राहत मिल सकती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुधरने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि थोड़ी बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी। तो मौसम अगर मेहरबान हुआ तो निश्चित तौर पर दिल्ली का जो ये प्रदूषण की स्थिति है उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। फिलहाल बात करें कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने, फैसला हुआ है मीटिंग के अंदर। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। और बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। देखिए, पिछले बार ऐसे जब होता था तो कहते थे पंजाब से हो रहा है, हरियाणा से हो रहा है। अब पंजाब में इनकी सरकार है तो अब ये ठेकरा कहीं और फोड़ना चाहते हैं। हकीकत है कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी, ये खुद काम नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब तक ये नहीं होता है, और होने के बाद ये किसी और पे ठेकरा फोड़ देते हैं। जनता देख रही है, आगे आने दीजिए समय, आगे आने वाले समय में इनको सबक जनता ही सिखाएगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पराली जिसको लेकर के एक चिंता जताई जा रही है, पंजाब में उसका योगदान बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि 5 नवंबर तक जो पराली जलाने की गति रही है वो पिछले के मुकाबले लगभग आधी रही है। बावजूद इसके जो पिछले 8 दिनों से जिस गति से पराली जलना बढ़ रहा है पंजाब में विशेष तौर पर, वो चिंता को बढ़ाता है। तो पराली का कितना बड़ा योगदान है दिल्ली के प्रदूषण में, यह समझना चाहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है निखिल की ये जो एक बात है पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम है, लेकिन क्या वो कम काफी है? नहीं, ये कम काफी नहीं है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं, एग्जांपल देखिए। स्टैट्स जो होते हैं ना वो बहुत जो एक चीज की एक बात बताते हैं, बयां करते हैं। स्टैट्स के मुताबिक, और ये मैं अपनी स्टैट नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैटिस्टिकल स्टैट्स है कि 35% जो पोल्यूशन का जो रीजन है उससे 35% से ज्यादा ये बायोमास बर्निंग पे है। बायोमास बर्निंग क्या है? जो यहाँ पे पराली तरीके की चीजें जो जलाई जाती है उससे हो रहा है। और सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ जलाया जाता है? आपने उससे पहले ही थोड़ी देर पहले कहा, पंजाब की तरफ। और अगर आप काउंट देखिए जो जिस तरीके से जो कौन कौन से स्टेट्स कितने बायोमास बर्निंग कर रहे हैं, कितना पराली जला रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि आप हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश को भी है, क्योंकि एनसीटी में मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते हैं। अगर उन सबको मिला ले और उसका दुगना करते तो भी आप पंजाब से कम है। तो आप समझिए एक जगह पे एक स्टेट है, बाकी जगह पे दूसरी स्टेट है। और या यही पे जाके बात होती है कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस चीज पे ये पहले से काम करे, पूरे साल काम करे और इस पे लगाम दी जाए। ये तो पहले मतलब एक अहम चीज़ है। दूसरी जो अहम चीज़ है कि दोनों जगह पे दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, तो शायद ये भी नहीं कह सकते कि वो उस समय वहाँ पे ये हो रहा है या हम ये नहीं कर पा रहे। तो एक ये चीज़ है। तीसरा, और दिल्ली वासियों के लिए बात बहुत अच्छी खबर है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि करीब 7 तारीख के अभी पाकिस्तान के ऊपर है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 तारीख के शाम तक ये हिमालय के जगह पे आ जाएगा। और 8 तारीख से दिल्ली और आसपास के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में
हम छोटा छोटा इंपैक्ट देखना शुरू किया। इतना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा थोड़ा स्पीड पकड़े। अभी दिल्ली में जो हवा की स्पीड है वो करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा का करीब इसके लगभग इसके पास है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब 8 तारीख से आएगा, इंपैक्ट करना शुरू करेगा, तो ये 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होगा। बारिश होने की उम्मीद है, और उस वजह से ये जो अभी जो AQI लेवल है, आज सुबह करीब 8 बजे ये 470 के ऊपर था, अभी करीब 410 के ऊपर है। तो ये AQI लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 8 तारीख के बाद नीचे आएगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वातावरण में एक चेंज आने की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो AQI लेवल है थोड़ा बेटर होने की उम्मीद है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये जो आपने बाद वाली खबर दी, और दरअसल ये खबर अभी अभी आई है, आप ही के हवाले से हमने पहले दर्शकों को बताने की कोशिश भी की थी, आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि शायद मौसम अगर मेहरबान होगा तो दिल्ली वासी आने वाले हफ्ते में या आने वाले समय में ठीक से खुली हवा में सांस ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और इस विशेष जानकारी के लिए तापस। बहुत शुक्रिया तापस। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि गठबंधन में जाति गणना पर अपने अपने दावे, और आखिर बिहार में आज क्यों नहीं विधानसभा में प्रस्तुत हो पाई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और बात करेंगे गठबंधन में जातिगत जनगणना की सियासत और उस पर अपने अपने दावों की, कि किस तरह से जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी करके बिहार सरकार के ऊपर तमाम जो इस वक्त आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी करके बिहार सरकार ने इंडिया गठबंधन में अपनी बढ़त लेने की कोशिश की है, क्योंकि यह समझने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन के भीतर किस तरह से जो तमाम दल हैं वो भी एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नीतीश सरकार इसे विधानसभा के पटल पर भी रखने वाली थी, लेकिन आज ये संभव नहीं हो पाया। इजराइल हमास जंग के मुद्दे पर वाम दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और कई महत्वपूर्ण बिल सदन में नहीं रखे जा सके। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार के जातिगत जनगणना को राजनीति से प्रेरित बताकर इस रिपोर्ट की हकीकत पर सवाल उठाया। अमित शाह का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और लालू प्रसाद यादव के दबाव के चलते MY समीकरण को बल देकर अति पिछड़े वर्गों की संख्या कम दिखाई गई है। अमित शाह ने इसे अति पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अन्याय माना है, तो कई विपक्षी नेताओं ने हड़बड़ी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी की है। इससे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बिहार सरकार ने इसे सामाजिक आर्थिक सर्वे बताया था और ये कहा था कि ये जातिगत जनगणना नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक सर्वे है, लेकिन सरकार ने सामाजिक स्थिति का डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया है, केवल जातियों की संख्या बताई है। तो ये किस तरह से आर्थिक सामाजिक सर्वे साबित हुआ, ये भी समझने की जरूरत है। हालांकि ईडी गठबंधन में जाति गणना को लेकर मचे होड़ के बीच राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस का मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी इस पर लीड लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर कहा जाए सीधे तौर पर। लेकिन दिलचस्प है कि इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव राहुल की मंशा पर ही सवाल उठाते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि अपने अपने इस पर दावे हैं। अखिलेश का दावा है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर सिर्फ दिखावा करती है। उनका दावा है कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग में कांग्रेस बीजेपी से पीछे नहीं रही है। अखिलेश पीडीए को इंडिया गठबंधन से ज्यादा विश्वसनीय बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार का है कि क्या इंडी गठबंधन कहीं काम करते हुए दिख भी रहा है।
तो एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार ने उठाया है, आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए हैं। तो किस तरह से ये आरोप एक दूसरे के खिलाफ लग रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार के जातिगत जनगणना को राजनीति से प्रेरित बताकर इस रिपोर्ट की हकीकत पर सवाल उठाया था। आइए आपको सुनाते हैं। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बताया और जनता से सावधान रहने की अपील की। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ? हम कोई नाराजगी नहीं किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरज कुमार, जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुप्रिया जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह का जातिगत जनगणना है जिसमें सर्वे, आर्थिक सामाजिक सर्वे बताया गया, लेकिन कहीं आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं बताई गई, सिर्फ जातियों की संख्या बताई गई। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि अमित शाह का जो आरोप था, इसमें क्यों ना माना जाए कि सिर्फ सियासत है, विकास की बात कहीं नहीं है। निखिल, मैं आपके सवाल से ही आऊँ कि जो चीज़ें आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताई है और जो सवाल आपने उठाया है कि ये आज जो विधानसभा का जो विंटर सेशन शुरू होने वाला था, स्पेशल सेशन ही कह सकते हैं आपको, 6-7 दिन के लिए स्पेशल सेशन है जी। स्पेशल सेशन में ये पहली बार जो है वो जाति गणना की रिपोर्ट जो सार्वजनिक किया था नीतीश कुमार सरकार ने, उसको ये एक तरह से टेबल कर रहे हैं। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इसको ये कानूनी जो उसका जो अमला ये होता है उसका, वो एक कानूनी अमला उसको पहना रहे हैं कि ये कानून एक तरह से बन जाएगा। तो आखिर सवाल तो ये उठता है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके और बिहार तक में चर्चाओं में ये बता रहे थे कि ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, और आप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा आप जातियों के जो सामाजिक स्थिति है उसको पता लगा के सेंट्रल के फ्लैग स्कीम या स्टेट के फ्लैग स्कीम को आप उनके यहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं। आपके जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा अभी गायब है, लेकिन आपने जल्दीबाजी में सिर्फ जातियों की गणना करके आपने सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज ली, या जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि लालू यादव के दबाव में आपने अपनी जाति का और अपने कास्ट का वो फैक्टर बताने की कोशिश की, जो आरजेडी ने अपना माई का सबसे बड़ा वो जातीय ब्लॉक बना के अपनी बढ़त ली है राजनीति में। जी, दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि उस तरह से इंडिया गठबंधन में अपने दावे किस तरह से हैं, तो उसको इस तरह से देखिए कि कल एमपी के रैली में जब अखिलेश यादव को ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस का ड्रामा है कि इलेक्शन के समय में वो जाति गणना की बात करती है, लेकिन इस पार्टी से उन्होंने कहा कि जोर दे के कहा कि ये आपसे नहीं होगा, कि अगर आपसे होता तो आप 50 साल तक राज किए, आप कुछ कर सकते थे। तो ये एक तरह से जो भ्रम फैलाने की सब जगह जो कोशिश होती है, इसका मतलब तो ये समझा जा सकता है निखिल कि कम से कम मिशन 2024 के लिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो ये टुकड़े टुकड़े में ऐसे मुद्दे को ला रहे हैं कि शायद इससे कहीं मोदी गवर्नमेंट को या मिशन 2024 में विपक्ष की एकता को एक बल मिल सकता है। लेकिन इनके इस बल को किस तरह से नीतीश कुमार, जब ये 6 महीने हो गए इंडिया गठबंधन के और खुद जो सबके उसके सूत्रधार रहे हैं इस नीतीश इंडिया गठबंधन के, वही पूछ रहे हैं सवाल कि ये गठबंधन है कहाँ? अगर ये 6 महीने से कहीं कुछ काम करते हुए नहीं दिखता है तो क्या इसके अस्तित्व को माना जाए कि ये कुछ कर भी सकता है?
ये सारे सवालों के बीच में ये जाति गणना का जो मामला है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी के लिए उसको लगता है कि हम अपने अपने रीजन में जैसे अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं उसी तरह का ये गठजोड़ बना के हम किसी न किसी तरह से अपने अपने तरीके से बीजेपी के साथ ठीक है विनोद जी, अपने अपने दावे हैं सभी के और कम से कम इंडी गठबंधन में ये दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों को चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आपसे विराम लेना चाहूंगा। यहाँ पर अपने दर्शकों को लाइव ले चलेंगे ग्वालियर, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द वापस आएंगे आपके पास। में परिवर्तन करना पड़ेगा और मोदी जी ने इस काम को किया है। मोदी जी की संवेदनशीलता का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, कभी सोचा था कोई प्रधानमंत्री आएगा घर घर में शौचालय बनाने की बात करेगा? गरीब परिवार की माताओं बहनों की इज्जत होती है, सम्मान होता है, आबरू होती है, उसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। शायद ही कोई घर ऐसा शेष बचा होगा हिंदुस्तान में जिस घर में शौचालय न बना। हर घर में नल पहुंचना चाहिए और नल के माध्यम से लोगों को जल मुहैया होना चाहिए। जब माताएं बहनें नदी नालों से, दूर दराज के कुएं से घड़े पर घड़ा भरकर पानी लेकर जब घरों में पहुंचती थी, उस दृश्य को देखा था मोदी जी। इसीलिए कहा था कि हम अपने देश की माताओं बहनों को हम इतनी जहमत, इतनी तकलीफ उठाना हमको स्वीकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर घर में नल होगा, नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। मैं समझता हूं यहां पर भी हो गया होगा। हुआ है कि नहीं? ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है, यहां पर चल रही है ना। मैं कितनी चीजों की चर्चा करूं। स्वच्छता, प्रधानमंत्री अपने हाथ से झाड़ू लगा रहा। आधी बीमारियां आदि होती हैं इंसान को तो मेरे बहनों भाइयों गंदगी के कारण होती है। पहले के प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे रेलवे के, आज जाते होंगे तो आपको साफ अंतर दिखाई देता हो। आज कोई बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद जैसे पहले लोग प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया करते थे, आज कोई बीड़ी सिगरेट पीकर अथवा कोई पेपर सीधे प्लेटफॉर्म पर फेंकने की हिम्मत नहीं करता है, बल्कि वह देखता है कि नीचे कहीं कोई डस्टबिन रखा हो, उस डस्टबिन में डाल देता है। यह जागरूकता पैदा की। कोविड, कोरोना के संकट से सारी दुनिया प्रभावित थी। करिश्माई काम किया। भारत दुनिया का अकेला देश है मेरे बहनों भाइयों, यहां के लोगों को कोरोना के वैक्सीन की 2-2 डोज लगी है। तो आप देख रहे थे ग्वालियर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं, जहां पर हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि इंडी गठबंधन में किस तरह से जो तमाम दल हैं उनके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। हमारे साथ में 3 खास मेहमान, नीरज कुमार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुप्रिया जो कि जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता हैं, और विनोद मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप्रिया जी, आपके पास आता हूं। जो ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है उनको दरकिनार करने का आरोप है, और क्यों ये ना मान लिया जाए जब सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात हुई थी, और लेकिन ये देखने में साफ तौर पर आ रहा है कि उसका सामाजिक आर्थिक विषयों से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। केवल जातिगत आंकड़े जारी करके क्यों ना माना जाए कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई? देखिए, जब बिहार में यह मामला जाति जनगणना आधारित हुआ था, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गया था, जिसमें हमने अपने तरफ से सभी बातें रखी हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि पर जिस तरह से रिपोर्ट पेशकश हुआ था, उसमें सिर्फ जाति जनगणना की बात हुई थी। और उसी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 से 1.5 महीने के बाद में सारी जातियों का सामाजिक और आर्थिक भी हम डेटा पब्लिश करेंगे। तो कहीं से भी ये कोई झूठ फरेब की बात नहीं है, क्योंकि हमने पब्लिक डोमेन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बातों को रखा है, और ये पब्लिक डोमेन में फिर से आएंगी भी चीजें कि हम लोग जाति जनगणना
के साथ में आर्थिक सामाजिक भी है। और इसके पीछे हमारा लक्ष्य भी यही है कि जो विकास की मुख्य धारा से जो समाज या वर्ग अभी भी अछूता रह गया है, जिन तक विकास की धारा नहीं जुड़ पाई है या उनको नहीं मिल पाया है, उनको जोड़ना। लेकिन विपक्ष के लिए और मैं कहूंगी कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी उनकी होनी लेकिन चाहिए मंशा थी, पर सवाल और अनुप्रिया जी तब उठते हैं जब आपने कहा कि जैसे बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि आप सामाजिक आर्थिक सर्वे करें और उस हिसाब से योजनाएं बने, लेकिन इस बात में हड़बड़ी क्या थी कि पहले जातिगत जो सूची है उसको जारी कर दिया जाए, फिर 1.5 महीना इंतजार करें, और मुझे लगता है काफी वक्त हो गया अभी तक वो सूची आई नहीं जिस आर्थिक सर्वेक्षण की बात आप कर रही हैं। तो क्यों यह ना माना जाए कि उसमें राजनीतिक पहल लेने की जरूरत थी? नहीं, मैं अपनी बातों को फिर से दोहरा देती हूँ आपको कि 2 अक्टूबर 2023 को पहला रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें जाति जनगणना की रिपोर्ट थी। तब से बीजेपी परेशान है, तब से वो आरोप लगा रही है। जो उनके आरोपों पे सीधा ये हमारा सवाल है कि अगर जब भी बीजेपी को लगता है तो केंद्र की सरकार अपने स्तर से फिर से करा ले जाति जनगणना, और राज्य ही नहीं देश में भी करा ले। और उन्होंने भी कई राज्यों के इलेक्शन में, 5 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। देखिए, जाति जनगणना ये कोई, मुझे लगता है कि असंवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान भी हमारा कहता है कि संविधान हमारा इजाजत देता है कि इस कार्य को करने के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए जो परेशानी यह है कि जब आर्थिक और सामाजिक जब रिपोर्ट आएगी उसके पहले ये माहौल बना रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता के साथ में, क्योंकि देश में बिहार भी आता है और बिहार का युवा जिस तरह से अपने टक्कर की निगाह देख रहा था कि 2 करोड़ रोजगार के बारे में, कि शायद बिहार का युवा भी होता। किसान जिसकी आय दुगनी थी उसमें बिहार के किसान भी आएंगे कि उनकी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। वो महंगाई का भी रिपोर्ट आएगा कि आखिर वो परिवार किस तरह से जूझ रहा है। तो बीजेपी तो उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? उसमें वही सवाल दरअसल यही है जी। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जाति जनगणना जब चल रही थी तो इसमें 2 बार अवरोध भी आया, और अवरोध में जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से पर्दे के पीछे से काम कर रही थी, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, के मेंबर हैं। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नीरज जी। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से आप लोग काम कर रहे थे और ये जातिगत जनगणना जो कराई जा रही थी उस पर आपको बहुत दिक्कत है। 1 महीने 2 अक्टूबर से 5 नवंबर आज है, 1 महीने से थोड़ा अधिक या 1 महीने का वक्त हुआ है, और ये कह रही हैं कि अभी जो आर्थिक जो सर्वे है वो आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं इनको न संविधान की जानकारी है न संविधान पर भरोसा है। ये आरोप तो लगा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने विरोध किया था। इनको शायद नहीं मालूम है कि सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है। उनका काम सिर्फ इतना है कि जब भी कोई संविधान विरुद्ध बात उनकी लगती है वो जाके कोर्ट में कहते हैं कि संविधान सम्मत बात नहीं हो रही है, इसको कोर्ट अपने स्तर से देखे। भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था, अलबत्ता भाजपा ने तो इसका समर्थन किया था जब भाजपा के साथ में थे बिहार में नीतीश कुमार जी, उस समय ही यह हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार की मंशा बदल गई। जातीय उन्माद फैलाना, जो कि लालू यादव बहुत पहले से 90 के दशक से करते आ रहे हैं, ये मंशा इनकी हो गई कि बिहार में जातीय उन्माद फैला के वोट की राजनीति करना। तो ये काम भाजपा नहीं होने देगी। अगर आपने आर्थिक सर्वे कराया, सामाजिक सर्वेक्षण करवाया तो आपकी मंशा सही थी तो पहले उसका रिपोर्ट देना चाहिए, न कि बिहार को जातियों में बांटकर टुकड़ों में फिर से एक बार बांटकर। एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए देश के निर्माण में नई नीति ला करके नए कामों को कर रहे हैं, कांग्रेस फिर से उसे पीछे धकेलना चाह रही इस लड़ाई को। नए भारत के निर्माण कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और देखिए सच्चाई क्या है ना कि इसमें कांग्रेस ने ये नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोगों को मोहरा बना लिया। ये लोग कुछ क्षेत्रीय दल हैं, खराब लगेगा सुन के इनको पूरे परिप्रेक्ष्य में बातें समझ में आती नहीं। ये दरअसल सब कांग्रेस के बोहरे हैं, शतरंज के चाल के। कांग्रेस इनको उपयोग कर रही है और उपयोग करने के बाद इनको दुत्कार भी रही है। नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया अभी 2-3 दिन पहले पटना की एक सम्मेलन में कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग उसके मोहरे बनते जा रहे हैं और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। ठीक है। अगर इनकी एक लाइन में और बोल दूं, अगर इनकी जनगणना सच में सही है तो इनको वार्ड वाइज, पंचायत वाइज और विधानसभा वाइज ये आंकड़ा जारी करना चाहिए।
दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। एक विषय और है, दरअसल ये जो विषय है अपने आप में बहुत लंबा है और इस पर मैं फिर से हम लोग किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक विषय और भी जो पहले भी विनोद मिश्रा जी ने भी उठाया और नीरज जी ने भी उठाया, अनुप्रिया जी, वो ये है कि नीतीश कुमार अब इंडी गठबंधन में उनको वो कह रहे हैं कि कोई काम हो नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत फंस गए वो इसमें। देखिए, अभी मैं आपके रिपोर्ट को सुन रही थी, इंडिया अलायंस के बारे में आपके जो सहयोगी विनोद मिश्र जी अभी कह रहे थे कि 6 महीना से कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि 6 महीना पहले ही इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है और बुरी तरह से ये फॉर्म में आया है। पता नहीं, मैंने सुना नहीं कि विनोद जी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये बात तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। जी, मैं कह दूं ये हमारे जो फॉर्मेशन हुई है अभी 5 राज्यों के इलेक्शन, क्योंकि इंडिया अलायंस में कई दल ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, वो सभी दलों का गठबंधन हुआ है। तो 5 राज्यों का इलेक्शन है जिसमें हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्योंकि बिहार से है, इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी, तो हर पार्टी चाहती है कि वह क्षेत्रीय पार्टी से वह एक केंद्रीय पार्टी बने। तो जो चुनाव जो इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है वह 2024 के इलेक्शन को लेकर के मद्देनजर किया गया है कि 2024 में जिस तरह से इंडिया अलायंस जो वर्तमान सरकार के खिलाफ में चुनाव लड़ रही है। दरअसल हम आपका नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट जो आया है, हम उसी पर आपका जवाब चाह रहे हैं। ये जो आपने बातें बताई ये सबको पता है, लेकिन हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, वो जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी सिर्फ 5 राज्यों के इलेक्शन की नहीं है, उनको इंडिया अलायंस की, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, एक मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूं, कि जो लड़ाई है 2024 की है। एक तरफ अहंकारी सरकार है कि जिसको ना संविधान की चिंता है। चलिए इसके क्या निहितार्थ है ये समझने की कोशिश करते हैं। नीरज जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फाइनल कॉमेंट्स लूंगा विनोद मिश्रा जी से। जी नीरज जी। जी देखिए, इन लोगों का जो इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था, इसका 2 ही आधार रहा इनका फॉर्मेशन का। एक तो मोदी का विरोध करो, कोई राष्ट्रवादी नीति नहीं, वो चली गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अनुप्रिया जी, आप सुनिए धैर्य से। जी। दूसरा सनातन का अपमान करो, इसी 2 बेस पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन देश की जनता धीरे धीरे इसको नकारने लगी और इसके गठबंधन के साथी भी इस बात को समझने लगे कि जनता इसको प्रश्रय नहीं देने वाली है, नहीं पूछने वाली है, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। तो इस कारण से आपके नेता अलग राह अलाप रहे हैं, अधीर रंजन अलग राह अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी अलग राह अलाप रही हैं और नीतीश कुमार स्वयं भी अलग राह अलाप रहे हैं। देखिए नीतीश, एक मैं और बात बताता हूं जो कहीं डिबेट में शायद अभी तक नहीं आया। नीतीश कुमार की शुरू से मंशा, मैं उदाहरण के साथ दूंगा, मंशा रही है कि मोदी जी के कामों को कैसे खराब और बदनाम करें। एक हाल फिलहाल का उदाहरण 2016 में मोदी जी ने निर्भय फंड शुरू किया था, जिसके तहत योजना थी कि 112 नंबर डायल करेंगे मेरी माताएं बहनें, तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इसी नंबर को डायल करने से एम्बुलेंस मिल जाएगा, इसी नंबर को डायल करने से अग्निशामक सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन इसको यहाँ बिहार में लागू करने में नीतीश कुमार ने 6 साल का देर लगा दिया। केंद्र की योजनाओं को जो जन लाभकारी योजना, आपका पॉइंट आ गया। जी 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 जी, इस तरह की और भी बातें हैं। नहीं, आपका पॉइंट आ गया। हमें इस चर्चा को समाप्त करना है। विनोद मिश्रा जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिएगा, बहुत जल्दी से खत्म करिए। एक्चुअली मैं अभी अनुप्रिया जी को सुन रहा था। अनुप्रिया जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है जेडीयू के, लेकिन वो कुछ सवाल मेरे से भी पूछ लिया था, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। जी। अनुप्रिया जी, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ और मैं उठाने वाला होता कौन हूँ, एक जर्नलिस्ट की, वो इंडिया गठबंधन कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मेरे इसमें आता नहीं है। ये काम आप लोगों का है, ये आप लोग पूछिए उनसे कि क्यों काम नहीं हो रहा है। ये नीतीश जी ने पूछा और नीतीश जी ने एक तरह से उनको एक नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ये सिर्फ 5 राज्य के चुनाव तक व्यस्त है और उनका टारगेट से चुनाव है। दूसरी बात जब आपने कही थी कि अमित शाह ने जो पूछा था कल बिहार के मुजफ्फरपुर में बोलते हुए, उन्होंने जो कहा था, उनकी बात को आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके जनगणना की रिपोर्ट है, जो आपने सर्वे जारी किया है, जिसको आप सर्वे कहते हैं, उसमें आपने जो जातीय आधार का जो ये लिया था वो 1931 के सेंसस के बाद का आपने ये लिया था। तो क्या उस जगह में, उस बिहार में सिर्फ 2 ही, एक मुस्लिम कम्युनिटी से और यादव का,
सिर्फ ये दोनों का ही पॉपुलेशन बढ़ा और जो कैस्त थे या दूसरे जो समाज के लोग थे उनके आबादी इतनी घट गई कि कैस्थों का तो आप विलुप्त प्राणी में चले गए, वो -0.6 पे में उनका पॉपुलेशन आ गया। ठीक है, तो इस पर लगातार सवाल उठते रहे और मुझे लगता है कि सीधे जो ये बात आप स्वीकार कीजिए कि नीतीश कुमार की ये मजबूरी थी कि लालू यादव के प्रेशर में उनको ये लाना था, क्योंकि उनका जो राजनीतिक फिलॉसफी है वो इसी जाति गठबंधन पे है और सिर्फ लालू जी को खुश करने के लिए उन्होंने आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे का जो था वहां का डेटा उसको पीछे करते हुए सिर्फ जाति गणना को लाया था। इसके राजनीतिक निहितार्थ निश्चित तौर पर ढूंढे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, वो निकाले भी जाएंगे। नीरज जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुप्रिया जी आपका भी शुक्रिया और विनोद मिश्रा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो खबर जानेंगे कि कर्नाटक में किस तरह की सियासत सिर चढ़कर बोल रही है और कांग्रेस क्यों है परेशान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है और यह टेंशन कांग्रेस के भीतर में ही जो सिद्धारमैया के विपक्षी विरोधी है क्या कहा जाए उनकी बढ़ी हुई है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचे घमासान के बीच खबर है कि सिद्धारमैया सरकार अपनी पुरानी रिपोर्ट जारी कर सकती है। ये पुरानी रिपोर्ट कौन सी है? जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है। जाति के झोल में कांग्रेस की सियासत में इसे बैकफायर माना जा सकता है, क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना का झोल है इसमें कांग्रेस के लिए इसको कहा जा रहा है कि ये बैकफायर है। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने दलित होने के नाते राज्य के मुख्यमंत्री बनने पर अपना हक जताया, उन्होंने इच्छा जताई है। तो जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर समर्थन देने का वादा किया है। हालांकि सिद्धारमैया इसे जेडीएस का मजाक मानते हैं। 2018 में सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक में सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया था, लेकिन तकनीकी खामियों या सामाजिक विद्वेष बढ़ने के कारण इसकी वजह बताई थी और सरकार ने तब इसे सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन यह सर्वे सिद्धारमैया को पार्टी के अंदर अंतर कलह को कम करने का हथियार भी बन सकता है और सिद्धारमैया शायद इस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी कर्नाटक के मुद्दे पर अब खामोश हैं, क्योंकि तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उनको इस विषय पर देने पड़ेंगे। कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद डीके शिवकुमार ने खुद को सीएम पद का हकदार बताया था और कुछ दिनों तक किस तरह से ये ड्रामा चला था कि कौन मुख्यमंत्री होगा ये आपको याद होगा। उन्होंने सीएम पद पाने के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया था, लेकिन पार्टी ने सिद्धारमैया को ही कमान सौंपी थी। तो अब घमासान मचा हुआ है दोनों गुटों में और ये कहा जाए कि प्रियांक खड़गे भी उसमें एक तीसरा पक्ष है, ये भी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। कितनी मुश्किल में कांग्रेस? आयशा, सीधा सवाल, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जिस पर बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस बैठी हुई थी, अब उसको एक वो जिन्न की तरह बाहर आई है, क्योंकि शायद सिद्धारमैया उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निखिल। देखिए, सिद्धारमैया जो है इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। यानी 20 तारीख को ये रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाएगी, 20 तारीख से पहले भी सौंपी जा सकती है। तो सिद्धारमैया ने ऐलान किया है कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जो उनका समुदाय है, वक्कलिगा समुदाय के मठ के मठाधीश हैं, उनके साथ एक बैठक कर उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करने के लिए कहा है। तो मठाधीश जो है, वक्कलिगा समुदाय के मठाधीश जो हैं, उन्होंने बयान दिया है कि इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब 1952 में कास्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी, उस वक्त जो जाति गणना थी वो उसके प्रकार कर्नाटक में सबसे ज्यादा परसेंटेज थे लिंगायत समुदाय जो 17% हैं,
और वकलिगा समुदाय जो 14% है। लेकिन अब यह माना जा रहा है, कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब लिंगायत और वकलिगा जाति समुदाय जो है वो तीसरे और चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और कुरुबा जाति, कुरुबा समुदाय जो है पहले स्थान पर है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिपोर्ट जब एक्सेप्ट होती है, इसका खुलासा होता है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्योंकि सिद्धरामैया, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो है वो कुरुबा जाति से हैं और वो कर्नाटक में बैकवर्ड क्लास के एक कद्दावर नेता के तौर पे अपने आप को पेश करते आए हैं अपने एक अहिंदा मूवमेंट के जरिए। तो ये कहीं ना कहीं सिद्धरामैया के लिए ये रिपोर्ट जो है राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा उन्हें पहुंचा सकती है। तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने भी दबे शब्दों में यह कहा है कि इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में एक्सेप्ट नहीं करना है। इतना ही नहीं, कर्नाटक के जो कांग्रेस के लिंगायत समुदाय के मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में, इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं करना है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस, जब नीतीश कुमार ने जाति गणना की रिपोर्ट जब उन्होंने बिहार में जारी की तो कांग्रेस ने जश्न मनाया, कांग्रेस के तमाम आला नेता इस पर बयानबाजी करते रहे और इसका समर्थन करते रहे। लेकिन अब अगर ये रिपोर्ट सिद्धरामैया एक्सेप्ट करते हैं तो कर्नाटक में एक बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव की बात अगर हम करते हैं, राजनीति की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है जाति, और ये इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव पर भी पूरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में सिद्धरामैया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में कई मंत्री जो हैं आगे हर रोज बयानबाजी करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि दलित कैंप में भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी बयानबाजी कर दी है। तो ऐसे में सिद्धरामैया के सामने आने वाले दिनों में ये मुसीबतें जो है एक पहाड़ की तरह चुनौती बनकर सामने आएंगी। और अगर ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो कर्नाटक में जाति और कास्ट सेंसस को लेकर बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा डिबेट जो है खड़ा हो जाएगा। और ये आने वाले दिनों में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव पर बुरा असर, लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस के लिए बुरा असर तो डाल ही सकते हैं। एक दिक्कत कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए भी हो जाएगी, ये बात भी भली तरह से समझी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द हाजिर होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण जानेंगे रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। सबसे पहले बात महादेव ऐप की कि क्या है महादेव ऐप का पूरा खेल और किस तरह से ये छत्तीसगढ़ में चुनावों को प्रभावित कर सकता है। नित नए खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह का विश्लेषण। 508 करोड़ की रकम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक शुभम सोनी ने पहुंचाई है और जो सौरभ और रवि जो दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो शुभम सोनी के ही रखे हुए कह सकते हैं कि एक तरीके से कर्मचारी हैं। और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सट्टे के कारोबार को और बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उनसे कहा था। उनकी मुलाकात भी हुई थी और शुभम सोनी ने यह दावा भी किया है कि 508 करोड़ की जो रकम है वो किस तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी उसके पूरे दस्तावेज उसके पास हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा खेल भी निकलकर सामने आया कि जिस तरीके से इस ऐप का डिज़ाइन किया गया था उसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था जो लोग छोटी रकम सट्टे के रूप में लगाते थे उनको बड़ी रकम मिलती थी,
लेकिन जैसे ही बड़ी रकम सट्टे के रूप में कोई सटोरिया उसमें लगाता था तो उसकी सारी की सारी रकम डूब जाती थी। यानी हार जीत का फैसला ये सट्टा जो संचालक हैं उनके ही हाथों में रहता। अब केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए महादेव ऐप सहित तमाम जो ऐसे ऐप हैं जिन पर सट्टा खेला जाता है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब एक नई जानकारी भी आई है कि प्रतिबंध के बाद भी महादेव सट्टा ऐप संचालन हो रहा है, क्योंकि जो महादेव सट्टा ऐप को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने उसका डोनेम है वो चेंज कर दिया है और बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। यानी कि अब जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी काम करना होगा कि अगर महादेव सट्टा ऐप चालू है तो इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग इसे राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भोली भाली आम जनता का पैसा जो इस तरीके से डूबता जा रहा है उसके ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। तो सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार उठ रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है और सीआरपीसी और आईपीसी के बदलाव को लेकर संसदीय समिति की अहम बैठक के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। क्या है उनका विश्लेषण, आइए सुनते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुए थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में, अब इनको हटाकर या कहें कि इनकी जगह पर नए कानून सरकार लेकर आना चाहती है और इन कानूनों में दंड की जगह पर न्याय के प्रावधान को मजबूती से लागू करना चाहती है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इन तीनों कानूनों को एक गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के माध्यम से स्क्रूटनी किया जा रहा है और इसमें अलग अलग पक्षों से सलाह मशवरा ली जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो महिला और बाल अपराध से संबंधित जो अपराध हैं उनसे जुड़े हुए जो कानून हैं उनको और ज़्यादा प्रभावी और त्वरित कैसे किया जाए इस पर भी समिति विचार कर रही है। विपक्ष चाहता है कि इस पर और ज़्यादा समय लेकर विस्तार से मंथन हो, लेकिन जो समय 3 महीने का इस समिति को मिला है उस पर समिति चाहती है कि समय रहते इस पर कुछ न कुछ रिपोर्ट तैयार करके संसद को सौंप दी जाए। और महुआ मुद्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की जो पहली बैठक हुई थी वो विवादों के घेरे में रही। महुआ मोइत्रा ने इसमें काफ़ी हंगामा किया था और इसको लेकर के खबरें भी बनी थी और अब इसकी अगली बैठक होने जा रही है। तो क्या है इस अगली बैठक के मायने, क्या कुछ हो सकता है इस अगली बैठक में, इसका पूरा जायजा लिया है और इसका विश्लेषण कर रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। ये बैठक जो 7 नवंबर को होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा होगी, उसे स्वीकार भी किया जा सकता है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट लॉगिन साझा की। एक आरोप है कि भारत से बाहर उस पासवर्ड को खोला गया, उस पार्लियामेंट लॉगिन को खोला गया जो सांसद को दिया जाता है। उनके सांसद होने की वजह से उस लॉगिन को उन्होंने साझा किया जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने सवाल पूछने के बदले गिफ्ट और पैसे लिए। तो ये जो शिकायत एक वकील ने की थी उसके आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की थी। उसके बाद पूरा मामला लोकसभा की आचार समिति को सौंपा गया था। तो अब 7 नवंबर को ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा होगी और इसे स्वीकार किया जा सकती है। देखना होगा कि कल ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा होती है और क्या उसे स्वीकार किया जाता है और क्या सिफारिश लोकसभा की आचार समिति करती है। तो बहुत नजरें होंगी सबकी लोकसभा की आचार समिति की बैठक पर। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो लोकसभा की आचार समिति के यानी एथिक्स कमेटी की जो कल बैठक होने वाली है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इस पर लगी रहेंगी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।